नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पीआरएस टीचिंग में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ वो विषय कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है और यह पाठ बसंत भाग 2 से लिया गया है। इस पाठ का शीर्षक है हिमालय की बेटियाँ। दोस्तों, इस पाठ के लेखक हैं साहित्यकार नागार्जुन जी। नागार्जुन जी के संबंध में सबसे पहले मैं आपको जानकारी कराऊंगी, उसके बाद में पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ बताकर और पाठ की जो विषय वस्तु है उसके संबंध में विस्तार से चर्चा करूंगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSteaching_YT। तो आइए अब दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको नागार्जुन जी के जीवन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हूँ। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध और भी है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको वीडियो के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको पाठ के संबंध में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध होगी। तो आइए अब पाठ को शुरू करते हैं। तो नागार्जुन का जन्म 23 जून 1911 को मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से साहित्य का सृजन किया। फक्कड़पन और घुमक्कड़े प्रवृत्ति नागार्जुन के जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। अर्थात नागार्जुन जी की आदत थी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, वहाँ से संबंधित जानकारी प्राप्त करते थे। और फक्कड़पन शब्द का अर्थ है किसी बात की चिंता न करना, सदैव मस्त रहना। तो आइए अब चलते हैं नागार्जुन जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ हिमालय की बेटियों की ओर और जानते हैं कि इन्होंने इस पाठ में किस विषय की चर्चा की है। दोस्तों, हम सभी भलीभांति इस बात से परिचित हैं कि प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य अपने आकर्षण से सभी के मन को आकर्षित करता है और उसमें एक ऐसी शक्ति होती है कि जिसका कोई भी मुकाबला यहाँ पर नहीं कर सकता। तो प्रकृति के सौंदर्य को विभिन्न कवियों ने, विभिन्न लेखकों ने अपने अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, लेकिन पूरी तरह से कोई भी व्यक्ति इस दिशा में सफल नहीं हो सका है। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से बहने वाली नदियों के संबंध में चर्चा की है और नदियों को मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। मानवीकरण वहाँ पर होता है जहाँ पर प्रकृति की चीज़ों को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो यहाँ पर कवि जो लेखक हैं नागार्जुन हैं, उन्होंने हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, हिमालय से जो नदियाँ बहती हैं, उन नदियों को उन्होंने बेटियों के कह करके बेटियों के नाम से संबोधित किया है। और इनकी जो नदियाँ हैं, इनकी धाराएं हैं, इनकी चंचलता को और इनकी मधुर ध्वनि को उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की जो शरारतें हैं, उन बच्चों का जो हंसना है, उनसे तुलना की है। यहाँ पर लेखक ने यमुना, गंगा और सतलज, इनका जो सुंदर मानवीकरण प्रस्तुत किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक बड़ा सुंदर संदेश दिया है और वो संदेश है कि हर किसी का, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो मनुष्य हो, जो रूप होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अर्थात जिस रूप को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उसमें बदलाव अवश्य हो जाता है। तो चाहे वो बदलाव लाभदायक हो या वो बदलाव हानिकारक हो। तो यहाँ पर जो नदियों का सौंदर्य है, नदियाँ जब हिमालय से निकलती हैं, जहाँ जो उनका उद्गम स्थल है, जहाँ से वो उत्पत्ति उनकी होती है,
वहाँ पर तो नदियों का स्वरूप है बड़ा शांत होता है, बड़ा सौम्य है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे हिमालय से उतरते हुए मैदानों की तरफ आगे बढ़ती हैं तो वहाँ पर उन नदियों का रूप भयंकर भी हमें दिखाई देता है। आपने सुना होगा कि जब बाढ़ आती है या कभी कभी कोई तूफान आता है तो इस तरह बाढ़ के समय नदियों का भयंकर रूप जो हमें दिखाई देता है, उस जिसके कारण असंख्य लोगों की जान चली जाती है। तो आइए दोस्तों, अब हम लेखक के द्वारा प्रस्तुत किए गए इस मानवीकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, पहले गद्यांश में पाठ की शुरुआत में लेखक गंगा, यमुना और सतलुज इन नदियों का सुंदर वर्णन करते हुए लिख रहा है कि उसने नदियों को केवल दूर से ही देखा था और लेखक को ये नदियाँ बड़ी ही गहरी और शांत और अपने आप में खोई हुई लगती हैं। संभ्रांत महिला की भांति वे उसे प्रतीत होती हैं, अर्थात लेखक इन नदियों को एक सरल, सौम्य और सम्मानित महिला के रूप में देखता है। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। अत लेखक के हृदय में इन नदियों के प्रति आदर था, सम्मान था, श्रद्धा का भाव था। ये नदियाँ हिमालय की गोद में इस तरह से खेलती हैं, उसे लेखक के उन नदियों को हिमालय की गोद में खेलता हुआ देखकर लेखक को अपना बचपन याद आ जाता है कि वो जिस तरह अपने माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद में डुबकी उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। लेखक आगे बढ़ते हुए लिख रहा है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो ये कुछ और रूप में सामने थी। अर्थात जब लेखक ने हिमालय की चढ़ाई की तब लेखक ने इन नदियों का जो पहले स्वरूप था उसमें थोड़ा सा बदलाव उसे दिखाई दिया। वो देखता है और उस बदलाव को देखकर वो हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज नदियाँ मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। लेखक के मन में प्रश्न उठ रहा है कि ये जो नदियाँ जो हिमालय से जब निकलती हैं तो बड़ी ही पतली दिखाई देती हैं और उतना उनका विस्तार भी नहीं होता है, तो आखिर ये मैदानों में जाकर इस तरह कैसे फैल जाती हैं, कैसे इनका विस्तार हो जाता है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। लेखक ये सोच कर बड़ा परेशान हो रहा है कि जब ये नदियाँ मैदानों में बहती हैं तो ये जो यहाँ हिमालय की गोद में जो उछल कूद कर रही हैं, जो ये खिलखिलाकर मानो हंस रही हैं, तो ये अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको क्रियाओं से प्रकट कर रही हैं। लेकिन जब यही नदियाँ मैदानों में जाती हैं तो फिर इनका यह उत्साह, ये खुशी कहाँ गायब हो जाता है? क्या कारण है कि इनकी ये भाव परिवर्तित हो जाते हैं? इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर? किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि जब वो किसी लड़की को देखता है तो और उसका ध्यान जब उस लड़की की जीवन शैली पर अटक जाता है, उसे तब भी उतना आश्चर्य नहीं होता है जितना आश्चर्य इन नदी रूपी बेटियों की बाल क्रीड़ा को देख करके होता है। अर्थात इन नदियों के बचपन को देखकर हिमालय से जब वो निकलती हैं तो वो छोटी छोटी बेटियां हैं और उनका बचपन वहाँ उसे दिखाई देता है। यहाँ लेखक नदियों को बेटियां कह करके संबोधित कर रहा है और ये नदियां हिमालय से उत्पन्न हो रही हैं। दूसरे गद्यांश में लेखक ने हिमालय की गोद में नदियों के खेलने की तुलना
जो शरारती बेटियां हैं उन बेटियों के पिता के आंगन में खेलने का जो अद्भुत सौंदर्य युक्त वर्णन है उसको करते हुए कवि लिख रहा है, कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। लेखक नदियों की बचपन को जब इधर उधर ये नदियाँ खेल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शरारती लड़कियाँ शरारत कर रही हैं, और लेखक कह रहे हैं कि वो ये इस बात का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि ये नदियाँ इधर उधर खेलते हुए कहाँ भागी जा रही हैं, इनका गंतव्य क्या है, कहाँ ये जाना चाहती हैं और इनका लक्ष्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, जिस उद्देश्य को ये पहचान नहीं पा रही हैं। और इसीलिए इनके मन में जो बेचैनी है, जो परेशानी है, वो उसे पता चल रही है। वे रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वो ऐसा अगर पिता अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है, अर्थात विशाल हिमालय रूपी पिता का प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त का अर्थ है असंतुष्ट, प्यासा है, तो फिर कौन होगा जो इनकी प्यास को शांत करने में समर्थ होगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। बर्फ से ढकी हुई जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं और कुछ घाटियाँ हैं जो छोटे छोटे सुंदर पौधों से भरी हुई हैं। बंधुर आदित्यकाएँ शब्द का अर्थ है पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है। तो कहीं कहीं पहाड़ पर समतल भूमि है, कहीं ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है। सरसब्ज उपत्यकाएँ शब्द का अर्थ है घाटियाँ और सरसब्ज का अर्थ है लहराता हुआ, हरा भरा, और कहीं कहीं हरी भरी घाटियाँ हैं। तो ऐसा है इनका लीला निकेतन। इस तरह इनका ये लीला से युक्त निकेतन शब्द का अर्थ है घर है। तो ऐसे घर में ये रह रही हैं और फिर भी खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। लेखक आगे लिख रहा है कि जब ये नदियाँ बहते हुए दूर निकल जाती हैं तो इन्हें जो पेड़ है, जो पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे पेड़, देवदार, चीड़, चिनार, सफ़ेदा, कैल, तो इनके जंगलों में जब ये पहुंच जाती हैं तो ऐसा लग रहा है कि इन्हों जो इनके मन में बीती हुई घटनाएं हैं, जो बीती हुई बातें हैं, वो इन नदियों को याद करने का अवसर मिल जाता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यहाँ पर कवि आगे कह रहा है कि जब ये कोई नहीं बता सकता कि जो इनका पिता जो बुजुर्ग है, वृद्ध हो गया है, अपनी इन शरारती बेटियों के लिए उसके हृदय में वो कितना दुख है, वो कितना दुखी होता है, कितना परेशान होता होगा। क्योंकि कोई भी पिता अपनी इतनी चंचल और शरारती बेटियां जो कभी रुकती नहीं हैं, जो कभी स्थिर नहीं होती हैं, उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वो परेशान अवश्य होता है। लेखक आप उत्तर दिशा में जाकर बड़ी बड़ी चोटियों से पूछेंगे तो वहाँ पर केवल मौन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं उपलब्ध होगा। क्योंकि लेखक के अनुसार जब नदियाँ हिमालय से निकल बहकर आगे को बढ़ती हैं तब हिमालय के पास और क्या बचा है।
अर्थात हिमालय की शान, हिमालय की सुंदरता ये नदियां ही तो हैं। आगे के गद्यांश में कवि हमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के विषय में बता रहा है और अन्य नदियों की भी चर्चा यहाँ पर वो कर रहा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, काबुल का नाम कुभा भी है, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अर्थात ये हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों के विषय में लेखक ने यहाँ पर चर्चा की है कि ये तो दो, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही महानदियां हैं और इसके इनके नाम सुनकर के जो अन्य नदियां हैं वो भी हमारे सामने ऐसा लग रहा है कि वो नाचने लगती हैं। तो ये जो महानदियां हैं वो बड़ी बेटियां हो गई, जो अन्य नदियां हैं वो छोटी बेटियां हैं। तो छोटी और बड़ी सभी नदियां जब हिमालय से उत्पन्न होती हैं, इनको देखकर जो पिता के आंखों के सामने ऐसा लग रहा है जब नाच रही हैं तो पिता भी इनकी जो अस्तित्व है उसके प्रति आशंकित हो जाता है। लेखक आगे ये बता रहा है कि नदियों का स्वयं का अस्तित्व नहीं है। जब वास्तव में जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, जो महानदियां हैं, इनका अपना कुछ नहीं है, क्योंकि ये अस्तित्व में तभी आई हैं जब हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर के इन महानदियों के रूप में इकट्ठी होकर समुद्र की ओर बहती हुई चली गई। लेखक के कहने का आशय यह है कि हिमालय पर अगर बर्फ न होती और वह अगर न पिघलकर पानी न बनती तो इकट्ठा होकर वह इन महान नदियों की जगह न ले पाती। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर ये बात कही है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ भी नहीं है, सब कुछ हिमालय की देन है। लेखक समुद्र को भी बहुत अधिक सौभाग्यशाली मानता है क्योंकि उसे पर्वतों का राजा हिमालय इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अर्थात इन जो ये दो महानदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये कल्याण करने अर्थात इन्हें इनके अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के कारण समुद्र सौभाग्यशाली है। अर्थात जब ये धरती पर आती हैं तो इनके हृदय में जो मानव कल्याण की भावना है उस भावना का श्रेय भी हिमालय को प्राप्त होता है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यहाँ लेखक ने हिमालय को नदियों का पिता कहा है तो समुद्र को उनका दामाद कहा है। लेखक कह रहा है कि जिन लोगों ने इन नदियों को केवल मैदानों में देखा है और उन्हें कभी भी इन नदियों को पहाड़ों पर देखने का सौभाग्य नहीं मिला है तो उनके लिए यह कल्पना करना बड़ा मुश्किल काम है कि वो इस बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये नदियां कैसे खेल सकती हैं। उसे लग रहा है कि उसने तो केवल इन नदियों का मैदानों में भयानक और उग्र रूप ही देखा है। इन नदियों के सौम्य और सुंदर रूप के दर्शन ही उसे उपलब्ध नहीं हुए। तो उनके अनुसार ये नदियाँ जहाँ भी जाती होंगी वहाँ केवल उग्र और भयानक रूप में ही रहती होंगी। लेकिन जब लेखक ने इन नदियों को उनके जन्म स्थान अर्थात हिमालय पर देखा तो उसे अनुभव हुआ कि वहाँ पर इन नदियों का जो स्वरूप है वो बिल्कुल ही अलग है। वहाँ पर तो ये नदियाँ ऐसे खेलती हैं जैसे बेटियाँ प्यार से अपने पिता की गोद में खेलती हैं।
लेखक आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि जिस तरह माँ बाप की गोद में बिना वस्त्र पहने हुए अर्थात नंग धड़ंग होकर के कोई बिना शर्म के बच्चा खेलता है, उसी प्रकार ये नदियाँ भी हिमालय की गोद में खेलती हैं। और इन नदियों का रूप किसी पहाड़ी आदमी के लिए तो भले ही आकर्षक ना हो, लेकिन लेखक को तो इन नदियों का जो पहाड़ का रूप है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। और इसीलिए उसने हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में उसे कोई भी संकोच नहीं हो रहा है। अच्छा, समुद्र को दामाद इसलिए कहा है क्योंकि ये नदियाँ जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। तो समुद्र में जब इनका मिलन होता है तो जैसे जब बेटी है तो बेटी का विवाह होता है तो उसका जिसके साथ विवाह होता है तो उसे पति कहा जाता है। और यहाँ पर हिमालय और समुद्र में दामाद और ससुर का संबंध भी लेखक ने अभिव्यक्त किया है। तो आगे लेखक बता रहे हैं कि भाई जो पहाड़ के लोग हैं हमेशा इन नदियों का चंचल और नटखट रूप देखते आए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि किसी भी पहाड़ी व्यक्ति को इन नदियों का ये रूप उतना सुंदर नहीं लगता होगा जितना कि लेखक को महसूस हो रहा है। और इसीलिए लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटी और समुद्र को इन नदियों के मिल जाने के कारण समुद्र को हिमालय का दामाद कह दिया है। आगे के गद्यांश में लेखक ने नदियों को देख करके कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में जो वर्णन है नायिका का मेघ के द्वारा, उसके विषय में उसे याद आ गई है और वो उसी को याद करते हुए लिख रहा है। कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक ने कालिदास की रचना के संबंध में याद करते हुए बताया कि कालिदास की रचना जो मेघदूत है और मेघदूत में जो कुबेर का एक वियोगी नौकर है उसका अपनी प्रेमिका से वियोग हो जाता है, प्रेमिका से वो बिछुड़ जाता है और वो अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने के लिए बादल का सहारा लेता है। इसीलिए इस रचना का नाम मेघदूत रखा गया। तो बादलों के माध्यम से वो अपनी जो स्थिति है वो वियोग अपनी प्रेमिका से दूर रहकर उसके जो मन की भावनाएं हैं उन अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए संदेश भेज रहा था। और उसने बादलों से कहा कि वह उसका संदेश ले जाते हुए रास्ते में जो वेत्रवती नदी होगी, वेत्रवती नदी को हिंदी में बेतवा भी कहा जाता है, और उसके प्यार के बदले अपना प्यार देते जाना, अर्थात नदी को अपना प्यार देने के बाद बादल से कवि कह रहा है और तुम्हारी वह प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य ही बहुत खुश होगी। लेखक ने लिखा कि भाई जब तुम प्रेमिका अपने प्रेमी को का मिलन पाती है तो वो बड़ी ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी तुमसे दूर रहकर उतनी ही दुखी होगी जितना कि मैं अपनी प्रेमिका से दूर रहकर दुखी हूँ। क्या लेखक को भी ये बात इन चंचल नदियों को देखकर अचानक याद आ गई और लेखक ने शायद सोचा कि शायद उन महाकवि अर्थात कालिदास जी को भी नदियों का चेतन रूप अर्थात मानवीय रूप बहुत ही पसंद आ गया होगा और इसीलिए उन्होंने नदियों का एक प्रेमिका के तौर के रूप में मानवीकरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेखक ने कहा कि वास्तव में जो व्यक्ति इन नदियों को पहाड़ी घाटियों में और मैदानों में अलग अलग रूपों में देखेगा वह उसी विचार पर पहुंचेगा कि जो भी व्यक्ति नदियों की इनका जो रूप है, जो पहाड़ों पर तो अलग रूप है लेकिन जो मैदानों में है वो बड़ा ही भयानक है।
और फिर वो इनकी मैदानों की भयानकता को बिल्कुल भूल जाएगा। कि जब वो पहाड़ों में उनकी चंचलता को, उनकी सुंदरता को और उनके सौंदर्य को देखेगा, तो वो इन नदियों की प्रशंसा करने से स्वयं को रोक नहीं पाएगा। आगे लेखक ने काका कालेलकर, जो एक हास्य कवि भी हैं, उनके संबंध में चर्चा करते हुए लिखा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग, जो तिब्बत में है, की बात है, मन उचट गया था। उचटना मीन्स दुखी होना, किसी काम में न लगना। एक दिन मेरी भी ऐसी मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। ये जो गुनगुनाया है वो गीत है, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यहाँ लेखक हम ये बता रहा है कि भाई जो काका कालेलकर हैं, उन्होंने तो नदियों को सारे संसार की माता, क्योंकि जो नदियाँ हैं वो संपूर्ण संसार को समान भाव से उनका पालन पोषण करती हैं। लेकिन लेखक कह रहा है कि माता बनने से पहले अगर नदियाँ जो हैं उनको जो बेटियों के रूप में होती हैं, अगर हम उन्हें बेटियों के रूप में देखें तो इसमें नुकसान क्या है, कौन सी हानि है। क्योंकि लेखक के अनुसार माता से पहले बेटी बुलाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बेटी के बाद आगे चलकर इन्हीं में अगर हम किसी की प्रेमिका का वर्णन करें, अर्थात जब बेटी और बड़ी हुई तो किसी की प्रेमिका बनी, तो अगर हम इन नदियों को प्रेमिका के रूप में उनका वर्णन करें या प्रेमिका की भावनाओं को इन नदियों में देखें तो भी किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माता के अलावा ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इन नदियों के साथ जोड़ सकते हैं, अर्थात एक और रिश्ता है जिस रिश्ते को हम इन नदियों के साथ जोड़ सकते हैं, और वह रिश्ता है बहन का। और लेखक जो अनुभव कर रहा है, अपने अनुभव को वो हम पाठकों को बताते हुए भी ये कह रहा है कि एक दिन लेखक को भी नदी के लिए बहन की भावना उसके मन में उत्पन्न हुई थी। तो उसने बताया कि भी ये बात उस समय की थी जब थोंगला, जो तिब्बत में है, वहाँ की है। उस दिन लेखक का मन थोड़ा उदास था, वो किसी भी काम में नहीं लग रहा था। लेखक की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। सतलुज नदी के किनारे वो जाकर बैठ गया। उस समय दोपहर का समय था और भरी दोपहर में लेखक ने अपने पैर सतलुज नदी के पानी में डाल दिए। लेखक कहता है कि थोड़ी देर जब वो अपने पैरों को नदी के पानी में डालकर बैठा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे जो आगे बढ़ता हुआ जल है उसने अपना असर लेखक के ऊपर डालना प्रारंभ कर दिया है। और थोड़ी ही देर के बाद लेखक को ऐसा अनुभव हुआ कि उसका तन और मन स्फूर्तिमय हो गया है, तरोताज़ा हो गया है, और इसी खुशी में लेखक का मन गुनगुनाने लगा और उसने जो गीत उसके मन से स्फुटित हुआ वो ये है, सतलज बहन तुम्हारी जय हो, हे सतलज बहन तुम्हारी लीला बड़ी ही अनोखी है, अद्भुत है, क्योंकि तुम सारी दुखों का नाश करने वाली हो। तुम्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है और सारा आलस दूर भाग जाता है।
तुम पर न्यौछावर हो जाने का मन करता है। हिमालय तुम्हारे लिए उसी तरह परेशान है, चिंतित है, जैसे कोई पिता अपनी बेटी के लिए चिंतित होता है। लेकिन वह हिमालय चुपचाप खड़ा है। और लेखक प्रकृति को एक अभिनेत्री भी बताता है कि सतलुज नदी को उस अभिनेत्री के वस्त्र पर छापे हुए चित्र के समान बताता है। किसी वस्त्र पर कोई चित्र छाप दिया जाता है, ठीक उसी तरह कवि को जो नदियां हैं वो लग रही हैं, और उनमें भी हिमालय वो अद्भुत है, उत्तम है। उस हिमालय की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। इस बेजोड़ हिमालय से उत्पन्न बहन सतलुज तुम्हारी जय हो। तो दोस्तों, इस तरह मैंने इस पाठ के संबंध में आपको विस्तार से जानकारी कराई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।